आज हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड या प्रयोगशाला में किस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र जो है वो है H2S। H2S अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और सल्फर इन दोनों का एक कंपाउंड है, ठीक। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1877 में शीले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो असल में हाइड्रोजन सल्फर का एक यौगिक या कंपाउंड। ये मिलता कहाँ है? ये हमें नेचुरली भी मिलता है, प्रकृति में बहुत जगह मिलता है, जहाँ पे ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो जहाँ इरप्ट होता है, ज्वालामुखी जहाँ फटता है, वहाँ से जो गैस निकलती है उस गैस में हमें मिलता है H2S गैस मिलता है। या हमें ये मिलता है इवन बहुत से पेड़ पौधे या वनस्पति या जीव जंतु यहाँ सड़ते हैं, सड़ते समय भी ये गैस निकलता है, H2S गैस निकलता है, ठीक। अब इस गैस की एक विशेषता ये है कि ये गैस का गंध तुम्हें दूर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस गैस का गंध बहुत ही तीव्र होता है, जो एकदम सड़े हुए अंडे जैसा होता है। सड़े हुए अंडे जैसा गैस होता है H2S गैस का गंध, और ये बहुत ही तीव्र होता है, ठीक। और यही इस H2S गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी है कि इसका गंध जो है, H2S का गंध जो है वो एकदम सड़े हुए अंडे जैसा होता है। ये इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, यानी ये गंध ही नहीं है, ये गंध युक्त है, और इसका गंध जो है एक सड़े हुए अंडे जैसा, ठीक। तो ये तो हमने जान लिया ये नेचुरल नेचर में कहाँ मिलता है, इसका इतिहास भी थोड़ा बहुत जान लिया। अब जानते हैं प्रयोगशाला में किस तरह से H2O गैस बनाया जाता है। तो सबसे देखो प्रयोगशाला में हम लोग एपर्टस क्या क्या है, ये जो है एक वुल्फ बोतल है, इसके दो ओपनिंग्स है। यहाँ पे थीसल कीप, इसे बोला जाता है थीसल कीप, ये थीसल कीप रखा गया है। थीसल कीप का एक सिरा में हम लोग डाइल्यूट या H2O एक्वस H2SO को डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। यहाँ पे FeS के टुकड़े यानी फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड बोला जाता है, उसके टुकड़े रखे गए हैं, जो काले काले करके दिखाए गए। यहाँ पे तुम्हें एक U आकृति का पाइप मिलेगा जो दो बार 90 डिग्री में हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 90 डिग्री में होके एक और यू शेप फनल बोला या यू शेप ट्यूब से गुजरा, यू शेप ट्यूब से गुजरा, जिसके अंदर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 रखा गया। अब P2O5 का काम क्या है, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट है, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब इस यू शेप एंड से एक और पाइप निकला है, जो पाइप दो बार बेंड खाया 90 डिग्री में, और उस पाइप का एक और सिरा एक और गैस जार में गया है, जिस गैस जार में H2S गैस कलेक्शन हो रहा है। और यहाँ दिखाया गया है कि एयर बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस चित्र से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि H2S गैस जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी एयर को बाहर ढकेल के नीचे जम रहा है। और नीचे जम रहा है तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि H2S गैस जो है वो एयर से भारी है, इसलिए वो नीचे जम रहा है और एयर को बाहर निकल रहा है। खैर ये थोड़ी देर बाद हम लोग जानते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने देख लिया। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जो है, सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक पदार्थ या क्या क्या केमिकल चाहिए। तो केमिकल जो हमें चाहिए वो है, सबसे पहले हमें चाहिए आयरन सल्फाइड FeS, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बोल सकते हो, FeS। H2SO4, H2SO4 जो होगा वो कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्वस, यानी इसके अंदर पानी होना चाहिए, यानी ये डाइल्यूट होगा। अब एक्वस अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर डेफिनेटली पानी मिला हुआ है, यानी ये कंसनट्रेटेड नहीं है। तो हमें चाहिए एक्वस H2SO4। अब इससे भी, इन दोनों के रिएक्शन से भी हम लोग H2S निकाल सकते हैं, या अगर हमें एक्वस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके इस्तेमाल से भी हम लोग FeS निकाल सकते हैं। तीन रासायनिक पदार्थ है FeS, फेरस सल्फाइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो दोनों ही एक्वस होने चाहिए, यानी इन दोनों में ही पानी की मात्रा होनी चाहिए, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब परीक्षा में तुम चाहो तो ये दो लिखो, या चाहो तो FeS और HCl लिखो, दोनों में से कोई एक तीनों में से कोई दो लिख सकते हो। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि FeS एंड H2SO4 के रिएक्शन से भी H2S निकलता है, और FeS और HCl के रिएक्शन से भी H2S निकलता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण देखो ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं पहला वाला FeS, इसके साथ H2SO4 जो कि एक्वस है, इसको जब रिएक्ट करेंगे तो निकलेगा क्या, FeSO4 और H2S गैस के रूप में निकलेगा, इसलिए अपवर्ड दिखाएंगे। तो FeS के साथ हम क्या मिला रहे हैं, H2SO4 एक्वस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन है, जब शर्त पढ़ेंगे तो एक शर्त है कि ये डाइल्यूट होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से क्या निकलेगा, FeSO4, ठीक, और H2S गैस निकलेगा, क्लियर। तो ये गया FeS एंड H2SO4 के बीच में रिएक्शन। एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, FeS इसके साथ HCl एक्वस,
ये मिलाने पे हमें मिलेगा FeCl2, क्योंकि क्लोरीन डाइक्लोराइड है, और H2S गैस, और इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन। FeS plus 2HCl aqueous इक्वल टू FeCl2 प्लस H2S गैस। यहाँ पे भी हमें H2S गैस मिली। क्लियर हुआ? कंडीशन या हमारी शर्तें क्या क्या है? जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये दोनों H2SO4 या HCl ये दोनों ही डाइल्यूट होने चाहिए, यानी H2SO4 एंड HCl ये एक्वस या डाइल्यूट, ठीक। H2SO4 एंड HCl ये दोनों ही एक्वस या डाइल्यूट होने चाहिए, ठीक, यानी इनमें पानी की मात्रा होनी ही चाहिए, यानी ये कंसनट्रेटेड नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि H2SO4 या HCl कंसनट्रेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक। एक और कंडीशन जो है, जो कंडीशन ये है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, यानी H2SO4 और FeS का और H2SO4 में जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में ये रिएक्शन होना चाहिए बिटवीन H2SO4 एंड FeS के बीच में जो रिएक्शन है वो नॉर्मल या रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, H2SO4 को थ्रीसल क्यूब के जरिए यहाँ पहले से ही मौजूद FeS के टुकड़े को, FeS के छोटे छोटे टुकड़े को यहाँ पहले से ही इसके अंदर रखा गया वुड बोतल के अंदर, और फिर इसको वायु रुद्ध यानी एयर टाइट करके इस दोनों कॉर्क या दोनों सील की मदद से इन दोनों पाइप को रखा गया, और फिर इन दोनों को एयर टाइट कर दिया गया, यानी अंदर की हवा निकाल दी गई। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या धीरे धीरे H2SO4 के जो लिक्विड है, डाइल्यूट H2SO4 जो है, उसको यहाँ पे गिराया जा रहा है। और हो क्या रहा है, जैसे ही H2SO4 धीरे धीरे गिर रहा है, तो रूम टेम्परेचर में ही नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में ही क्या हो रहा है, इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है। इन दोनों में FeS और H2SO4 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और निकल क्या रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, फेरस सल्फेट FeSO4 उत्पन्न हो रहा है, और H2S गैस उत्पन्न हो रहा है। अब FeSO4 जो है लिक्विड स्टेट में है, वो यहीं पर रह जाएगा, इस वुड बोतल में रहेगा, और H2S गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, इस पाइप के जरिए बाहर निकलेगा। अब चूंकि H2S गैस में हम देख रहे हैं यहाँ पे H2SO4 जो हमने इस्तेमाल किया था वो एक्वस था, तो यहाँ से जो H2S गैस निकलेगा उसके अंदर भी कुछ वाटर वेपर्स रहेंगे, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत पानी की मात्रा रहेगी इस H2S गैस में, इसलिए यहाँ H2S गैस को हमने एक्वस लिखा हुआ, क्योंकि इस H2S गैस में भी थोड़ी बहुत पानी की मात्रा है। अब चूंकि इसके अंदर पानी की मात्रा है, तो हमने क्या किया, देखो इसे एक ड्राइंग एजेंट के अंदर से गुजारा है। ड्राइंग एजेंट के रूप में हमने किसको इस्तेमाल किया, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 को इस्तेमाल किया एज ए ड्राइंग एजेंट। अब P2O5 को क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका मैं एक आंसर दे देता हूँ तुम्हें, क्योंकि H2S गैस जो है वो एसिडिक इन नेचर है, वो अम्लीय है, एसिडिक इन नेचर है, और P2O5 जो है वो भी एसिडिक है, यानी अम्लीय है। अब एसिड और एसिड एक दूसरे में रिएक्ट नहीं करेंगे, H2S और ये P2O5 एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे P2O5 ना करके यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमने इसके पहले अमोनिया के ड्राइंग एजेंट में देखा था कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते तो एसिड H2S एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड बेस, एसिड और बेस मिला के एक सॉल्ट बना देते हैं, ठीक, यानी रिएक्शन हो जाता है, यानी यहाँ पे H2S गैस हमें नहीं मिलता, इसीलिए H2S गैस एसिडिक है, तो हमने ड्राइंग एजेंट के रूप में भी P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल किया है एज ए ड्राइंग एजेंट, ताकि ये दोनों रिएक्ट ना करे, और इस P2O5 चूंकि ये ड्राइंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे जो एक्वस वाटर जो है, यानी इसके अंदर जो वाटर है, उस वाटर को ये P2O5 एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी बच क्या जाएगा, सिर्फ H2S गैस बचेगा, जो इस नली के जरिए, इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकलेगी। अब H2S गैस जो है, इसका एक और प्रॉपर्टी ये है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि H2S गैस जो है वो एयर से हेवी है, एयर का 1.2 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स हेवियर देन एयर है, एयर से भारी है H2S गैस। अब चूंकि एयर से भारी है, तो जाहिर सी बात है वो नीचे जमेगी, और यहाँ पे जो पहले से एयर थी उसको धक्का देके बाहर निकालेगी, तो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी एयर को ऊपर की तरफ ढकेलेगी और खुद नीचे आके बैठ जाएगी। तो क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और चीज़ क्लियर करते हैं, यहाँ पे P2O5 का इस्तेमाल किया गया, तो हमने जैसे इसके पहले अमोनिया में जाना था, ड्राइंग एजेंट हमारा H2SO4 भी हो सकता था, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता था, वो भी एसिडिक ही है। तो यहाँ पे अगर कंसनट्रेटेड, जैसे हमने कहा कि यहाँ हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि FeS के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने से रासायनिक प्रतिक्रिया बदल जाएगी, हमें H2S गैस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो H2S गैस के साथ वो रिएक्ट कर जाता और हमें
कुछ H2S ये जो गैस जो है वो हमें नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते एज ए ड्राइंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल नहीं करते एज ए ड्राइंग एजेंट। अब तो सूटेबल कौन है हमारे लिए, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हमारा ड्राइंग एजेंट बनता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ कलेक्शन या संग्रह कैसे हुआ, तो इसका संग्रह जो हुआ जनरली एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या उधर्व विस्थापन विधि, वायु के उधर्व विस्थापन विधि या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण ये हमारा यहाँ पे संग्रह हुआ। अपवर्ड ऑफ एयर, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या वायु के उधर्व विस्थापन विधि के द्वारा हमारा कलेक्शन हुआ। तो यहाँ तक एक कंडीशन हम लोग समझ गए।